Welcome to Universe of AK YouTube channel by Ayush. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकर्ष खरे है। आज हम तीसरा पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं जो कि कर्म पर आधारित है। और चलिए स्वागत करते हैं हमारे अपने गेस्ट आयुष खरे जी का। तो आयुष खरे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कर्म से रिलेटेड जो थ्योरियाँ हैं, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या कर्म का फल अवश्य मिलता है, या जो बोओगे वही काटोगे, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं या ये रियलिस्टिक बातें हैं? वंडरफुल वंडरफुल। जैसा कि आपने जो बड़ी ही फेमस लोकोक्तियाँ जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं कर्म को लेकर, आपने पढ़ी, तो अब मूल मुद्दे पर आने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्म होता क्या है, किसे बोला जाता है कर्म, और उसे जो करने वाला है, उस कर्म को करने वाला जो है कर्ता, जैसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी में डलने वाला कोई बेमहत्वपूर्ण सा संसाधन, तो कर्ता ही एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट है जो कर्म पर हावी होता है। कर्म की बात तो आनी चाहिए बाद में, पहले बात आनी चाहिए कर्ता की। तो उस जो भी कर्म है उसे करने वाला कौन है, इससे सभी चीज़ें निर्धारित होती हैं। अच्छा, ना कि कर्म से। ठीक। कोई एक कर्म किसी के लिए बहुत ही सही या बहुत ही उच्चतम हो सकता है, और वही सेम कर्म किसी दूसरे के लिए बहुत ही गलत, निंदनीय भी हो सकता है। अच्छा, तो बात यहाँ जाहिर सी बात है कि कर्म की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है कर्ता की, कि इसे करने वाला कौन है। एक बार आप लोकोक्तियाँ फिर से अगर दोहराना चाहें, केवल लोकोक्तियाँ। जी हाँ, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं कर्म से रिलेटेड, वो ये हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके अलावा कर्म का फल अवश्य मिलता है, या जो बोओगे वही काटोगे। तो ये लोकोक्तियाँ केवल थ्योरेटिकल बातें हैं या रियलिस्टिक है? इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, लोकोक्तियाँ तो बस कह दी गई हैं। एक्चुअल में इन लोकोक्तियों में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो है उस कर्म को करने वाला कर्ता। यहाँ केवल कर्म और कर्म के रिजल्ट को बता के कुछ कहने की कोशिश की गई है। जी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब रिजल्ट की बात दिखा के या तो लालच दिया जा रहा है या डराया जा रहा है। जी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और आपने एक और कोई भी एक पढ़ दीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या कर्म का फल अवश्य मिलता है। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजल्ट की बात हो रही है। जी। यानी कि आपको या तो डराया जा रहा है या फिर आपको लालच दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, कि आप, मैं जो चाह रहा हूँ वो आप कर लीजिए क्योंकि डैश 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 डैश, ये लोकोक्ति। तो
सामान्य आदमी, सड़क पे चलता हुआ जो आदमी है, वो उसके लिए ये लोकोक्तियाँ ठीक है। अच्छा। क्योंकि अभी वो अपनी चेतना के बिल्कुल निचले स्तर पर है, तो उसे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा। लेकिन जो चेतना के एक अच्छे तल पर मौजूद है, तो उसे ये मिसिंग लिंक कहीं ना कहीं पकड़ में उसके आ जाएगी कि यहाँ सिर्फ केवल रिजल्ट की बात करके और बाहरी जीवन कैसे चलता है, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी। बस उन्हीं बाहरी जीवन पे जो जिंदगियाँ चलाने की बात की जा रही है, वो इन्हीं लोकोक्तियों में आपको दिख जाएगी। क्योंकि बाहरी जगत ऐसे ही चलता है, या तो आप डर पे चलेंगे या लालच पर चलेंगे। अच्छा। पूरा बाहरी जगत इन दो पर चल रहा है, डर और लालच पर। अच्छा। और यहाँ आप देख लीजिए कि ये तीन लोकोक्तियाँ क्या सटीक नहीं बैठ रही हैं डर और लालच पर। जी हाँ, जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये लालच की तरफ इंगित कर रही हैं ये कहावतें, कि आपको फल की तरफ ललचाया जा रहा है, तो उस फल से आपको कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल। जी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ ये रियलिस्टिक भी हैं, तो फिर ये रियलिस्टिक उन्हीं के लिए हैं जिनके लिए ये कहावतें कही गई हैं। अच्छा। अगर ये कहावतों का असर उन पर दिखवाना है, अगर ये कही हुई कहावतों का उन कही हुई कहावतों की मदद लेकर ये काम सामान्य जीवों से करवाना है, तो फिर ये रियलिस्टिक भी है। अच्छा। क्योंकि ये निचले तल पर, जाहिर सी बात है, निचले तल पर कहावतें प्रभावी, या ये कह सकते हैं कि लागू हो सकती हैं। लेकिन हम अगर, ये तो बात हो गई कि चेतना के जो निम्नतम स्तर हैं, और जिन निम्नतम स्तरों पर जो जीव हैं उनके लिए ये कहावतें ठीक हैं और कुछ हद तक लागू भी होती हैं। अच्छा। तो जो उच्च स्तर पर, जो अपने चेतना के उच्च स्तर पर जो लोग हैं, उनके लिए क्या ये कहावतें लागू नहीं होती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें मिसिंग लिंक जो करता है उसे पकड़ें जी। कि कर्म करने वाला कौन है। अच्छा। यही कहावतें हैं, कोई एक ऊंचे से ऊंचा कर्म कर रहा होगा उस पर भी लागू होगी, जो निम्नतम से निम्नतम कर्म कर रहा है उस पर भी लागू होगी। लेकिन करता अलग अलग है। जी। कोई एक आदमी लेट से ABC कंपनी ओन करता है, और वो कंपनी कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का बिजनेस करती है। लेट सपोज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इज सम थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। और काम क्या कर रही है कि वो जानवरों को काट रही है, और काट करके उनको जो है जो सारी इंडस्ट्री, नॉनवेज वाली जो इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें जानवरों को काट करके और फिर उनका अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जानवर के मांस का। जी। तो वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन्हीं कहावतों का इस्तेमाल करके उसे जस्टिफाई कर सकता है, और ये कहावत लागू हो जाएगी इस पर कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जी। तो उसने अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लागू करें तो ठीक है, उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। बहुत मेहनत की होगी उसने, पढ़ा होगा, जॉब्स वगैरह कुछ की होंगी, बिजनेस जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें एक्सपीरियंस लिया होगा, और फिर जा कर के उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की होगी।
लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से हम देखें कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो यहाँ अगर हम प्रकृति के नज़रिए से देखें तो प्रकृति कभी नहीं कहती मनुष्य से कि उसे अपने जीवन यापन करने के लिए बेजुबान पशु पक्षी हैं उनको काटना ही पड़ेगा। ये जानवरों पर लागू है। जानवर को प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है कि उन्हें कहीं ना कहीं जानवरों को काटकर उनकी पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। शेर जैसे हिरण का शिकार करता है और इसी तरह से पूरी जो फूड चेन है, तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। हम ये नहीं कह सकते कि जानवर भी क्योंकि जानवर को काटता है, खाता है, मारता है, तो हम भी अगर ये कर रहे हैं तो हम गलत कैसे हुए प्रकृति की नज़र में। लेकिन ये वही बात है कि चेतना का स्तर अगर आपका ऊंचा है तो आप जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो कहने को तो 5,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन ये कहावत इन नेगेटिव भी लागू हो रही है, क्योंकि आप प्रकृति के अगेंस्ट जाकर के कुछ काम कर रहे हैं। तो जो बोएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, ये उस पर नेगेटिवली भी अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर बात ये आ गई कि कर्ता कौन है, कर्ता कैसा है, अच्छा, कर्म को करने वाला कौन है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है वो किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में रह रहा है या सऊदी अरब या अरब कंट्रीज़ में रह रहा है, तो वहाँ पर जो भोजन है वो प्रकृति से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे फसलों की पैदावार नहीं होती है। तो वहाँ पर लोगों, वहाँ के धर्मों में ये लिखा हुआ है, जैसे कि मुस्लिम धर्म हुआ या ईसाई धर्म हुआ, तो वहाँ पर ये अलाउ किया गया है कि वो जानवरों का दोहन कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जानवरों का दोहन पाप की श्रेणी में माना गया है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कुल मिला के बात यहाँ आ जाती है चेतना के स्तर की। तो ये भी आपने तर्क दिया, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ये तर्क देते भी हैं और आगे हमारा जो वीडियो ये सुनेंगे तो उनके मन में भी ये तर्क उठेगा कि ठंडे देश जहाँ टेम्परेचर बिलो ज़ीरो भी जाता है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें की जानी एक तरह से लीगल हैं या मॉरली करेक्ट हैं। मतलब उन्हें कोई ऐसा लगेगा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। चलो अगर ये मान भी लें कि उनके लिए सही है, तो क्या भारत में इस चीज़ का बिजनेस जो हो रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है? वो तो मॉरली भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का तो टेम्परेचर वैसे ही गर्म ओवरऑल माना जाएगा। ये क्योंकि ईस्ट में है तो यहाँ टेम्परेचर वो नहीं है कि इन्हें मांस या ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। चलो ये एक बार को हटा भी दें तो इससे भी ऊपर का जो मुद्दा है वो है कंपैशन का, अनुकंपा का, कि प्रकृति को आप ना समझते हुए आप अपनी जो टेम्पटेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है, ना कि ये कि मिडिल ईस्ट और जो यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया, ये तो बहुत नीचे हम बात कर रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि कंपैशन जो एक मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक चॉइस है, उसे मानव क्यों भूल गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेंगे दूसरे टॉपिक्स पर, कि जैसे कि एनिमल्स जो हैं उन पर क्या लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है या नहीं होता है? ये भी बड़ा रोचक
प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले हमें ये समझना होगा कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स किन डायमेंशंस में डिफरेंट हैं। तो कॉन्शियसनेस, चेतना की अगर हम बात करें, जी। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस मेरे अकॉर्डिंग जो चेतना का स्तर है किसी भी। चेतना क्या होती है? चेतना होती है मेरे हिसाब से जो समझ है व्यक्ति की अपने वातावरण से रिलेटेड या अपने खुद से रिलेटेड, वो चेतना मेरे हिसाब से होती है। क्या जानवरों के पास भी चेतना होती है? देखिए, जानवरों के पास चेतना का स्तर है वो बहुत कम होता है, लेकिन मनुष्यों के पास जो चेतना का स्तर है वो काफ़ी उच्च होता है जानवरों की अपेक्षा। देखिए, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि एनिमल्स डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस। जी। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू चूज, टू टेक डिसीजंस थ्रू योर इंटेलेक्ट। जब आप अपने इंटेलेक्ट से, आप अपने माइंड का यूज़ करके आप ये तय करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। जी। लेकिन यही चीज़ एनिमल्स डू नॉट हैव। तो एनिमल्स के पास क्योंकि कोई चेतना नहीं होती है, तो अब उनके पास कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो प्रकृति के अगेंस्ट जाने की कोशिश करें अपने फ़ायदे के लिए। जी। जबकि ह्यूमन बीइंग्स के पास ये पूरी खुली चॉइस है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रकृति का विनाश और इस तरफ प्रकृति क्यों बढ़ चली है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। नदियों का दोहन, प्रकृति, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, इनका दोहन केवल अपने जो टेंडेंसीज या ये कह लें अपनी टेम्पटेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो एनिमल्स के पास तो चॉइस नहीं है जी। हमारे पास है। तो लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई भी ह्यूमन बीइंग्स पर होगा, ना कि जानवरों पर। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी रोचक बात आपने बताई। जी, जो सोचने पर जरूर हर किसी दर्शक को विवश करेगी। जी। जैसे लॉ ऑफ कर्मा पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा है क्या, जो जी। अप्लाई हो रहा है और नहीं हो रहा है। पहले इसे समझें हम। जी। लॉ ऑफ कर्मा अगर बेसिक लिटरल मीनिंग पर जाएं इसके, तो ये कुछ ये कहता है कि आपके जो भी एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे आपके किए हुए एक्शन पर। अच्छा। एक्शन का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि वो एक्शन सही था या गलत था, अच्छा था या बुरा था। ये लिटरल मीनिंग अपन पकड़ लेते हैं। तो इस मीनिंग के आधार पर लॉ ऑफ कर्मा को अगर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई किया जाए, तो एनिमल्स पर तो ये लागू नहीं होता कि शेर ने अगर हिरन का शिकार कर लिया तो हिरन भी एक दिन शेर का शिकार करेगा। ये नहीं अप्लाई होता, और ये हमने देखा भी है। जी। उसी तरह और भी अन्य जानवर। लेकिन मानव चूंकि चेतना की जो उसका स्तर है, लेवल है, कॉन्शियसनेस लेवल है, वो इतना जागरूक है कि वो अवेयर होकर के डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, इसमें हर मनुष्य को हम बराबरी पे रखेंगे, या कोई एलोन मस्क है या कोई मजदूर है तो उन्हें हम समान स्तर पर रखेंगे या वो अलग अलग स्तर पर माने जाएंगे? इसे भी हम अगर समझने के लिए हम इन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग ही रखते हैं। धीरे धीरे हम फिर क्लासिफाई करेंगे। जी। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास जो कॉन्शियसनेस है
उस कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल ना करते हुए जो भी एक्शंस वो लेगा वो समझने के लिए कि वो रॉन्ग एक तरह से एक्शंस हैं या बैड एक्शंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैड एक्शंस विल ब्रिंग यू बैड रिजल्ट्स। तो ये तो लिटरल मीनिंग के हिसाब से हमने समझ लिया। अब इसे थोड़ा और दूसरे कॉन्टेक्स्ट और दूसरे एंगल से अगर हम देखें और समझें तो ये जो लोकोक्तियाँ हैं ये एक्चुअल में जो एक एनलाइटेंड बीइंग है, एनलाइटेंड तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, जो जिनके पास अच्छी खासी कॉन्शियसनेस है, जिन्होंने समझा है चीज़ों को, तो वो जो एक्शन करने वाला है उसकी बात करता है। तो इन लोकोक्तियों को हटा करके अगर हम ये समझें कि देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग एक्शन, गुड और बैड एक्शन, instead we have to talk about the doer, the one who is doing the action. Our whole focus should be on the doer. अगर डूअर जो है वो अगर हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई भी एक्शन ले रहा है, देन वो जो भी एक्शन ले रहा है दैट विल डिफाइन द राइट एक्शन। वैसे राइट और रॉन्ग एक्शन कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में किया हुआ हर एक्शन इज अ राइट एक्शन। अभी हम आएंगे वो राइट और रॉन्ग क्यों नहीं है कह सकते। वहीं अगर रॉन्ग जो नॉट रॉन्ग, द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ से जो एक्शंस निकल के आ रहे हैं दे ऑल विल बी क्लब्ड एज रॉन्ग एक्शंस। तो हमने दो एक्शंस बता दिए, एक वो जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं और दूसरे वो जो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं। उन्हें ही हमने राइट और रॉन्ग बोल दिया है। अच्छा, तो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या मतलब है हमारा? इससे ये मतलब है कि लव, जॉय, लिबरेशन, फ्रीडम, कंपैशन, इनको सेंटर में रख कर के जो भी एक्शंस किए जा रहे हैं दे ऑल विल बी कॉल्ड राइट एक्शंस, एंड ऑटोमेटिकली द रिजल्ट्स विल बी whatever the results will be, they will be good results or right results, समझने के लिए केवल। and similarly those actions which are coming from the center or point of lower level of consciousness, they will bring you whatever the results will be, they will be called as wrong results or bad results. अच्छा, सो ये ओरिजिनल जो कहना चाहिए कि क्लासिकल जो राइट और रॉन्ग एक्शन और रिजल्ट्स होते हैं ये उनकी बात हो गई। अब थ्रू आउट द ग्लोब अगर हम देखें कि किस किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था आज से 200-250 साल पहले से चल रहा है। वहाँ पर एक मास्टर रहता है, एक स्लेव रहता है। जो वर्कर है वो एक तरह से मास्टर ने उसको स्लेव बना रखा है और उससे 16-16, 17-17 घंटे काम कराया जा रहा है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, मोर प्रॉफिट्स। तो ये जो करवाया जा रहा है ये कौन सी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है? मेरे हिसाब से जो वर्कर है वो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर है और जो ओनर है
नहीं, यहाँ बात की जा रही है कि जो ये एक्शन निकल रहा है मास्टर का स्लेव से कुछ काम करवाने के लिए, इंस्टेड 16 घंटे काम करवाने के लिए, ये किस सेंटर से निकल रहा है? ये क्या हायर सेंटर कहा जाएगा या इसे लोअर सेंटर कहा जाएगा? ये आई थिंक हायर होना चाहिए। देखिए, हम यहीं अच्छा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ। कि जैसे हम हायर समझ रहे हैं, अच्छा। एक्चुअल में वही लोअर है। हाँ। कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप किसी का दोहन कर रहे हैं, 16 घंटे काम करवा रहे हैं, तो ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से निकल रहा है, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है, बाकी मैं दूसरों को नहीं देख रहा। या दूसरे हो गए कुछ काम करने वाले लोग, कुछ दूसरे केसेस में, जो दूसरे केसेस में प्रकृति आ सकती है कि आप प्रकृति को दोहन कर रहे हैं। हाँ, अपने फायदे प्रॉफिट्स के लिए। हाँ, ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, हालांकि सिंपल हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो प्रकृति का दोहन करना कहीं भी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता। ये उन्हीं लेवल से निकल रहा है जहाँ जो 1000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी, उसी से रिलेटेड ये भी हो गया जी। तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमने समझ लिया कि क्या होती हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मैंने वर्ड्स अभी बताए आपको, जॉय, लव, कंपैशन, फ्रीडम, लिबरेशन, तो यहाँ सीधा सीधा समझ में आ रहा है फ्रीडम। फ्रीडम अगर कैप्चर करके आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो, तो प्रॉफिट तो ये लोअर लेवल ऑफ एक तरह से माना जाएगा कि आपको कुछ लालच है, उसको पूरा करना है, इसके लिए आप फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये धड़ल्ले से चल रही है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको क्या लगता है कि ये कभी भविष्य में आएंगे इनके रिजल्ट्स, या कुछ समय बाद ही आ जाएंगे? जो ये काम कर रहे हैं जो लोग प्रॉफिट्स कमाने के लिए लोगों से 16, 18, 20 घंटे अगर ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं और वो कर रहे हैं मजबूरी में, तो जो करवा रहा है इन कामों को, उसको रिजल्ट कब मिलेगा उसके एक्शन का? ये तो काफ़ी पेचीदा सवाल है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट या कहें कैपिटलिज्म पर वर्क करता है, लेकिन वो वर्ल्ड को रूल भी कर रहा है। तो इसे तो लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर तो हमें लगता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर। तो इससे हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि कर्म का फल क्या तुरंत मिल जाता है कर्म करते ही, या कुछ महीनों सालों बाद मिलता है, या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, बस कर्म और फल ऐसा कुछ नहीं होता है? उसमें से क्या चीज़ होती है? अब हम इस पे आते हैं। देखिए, जो हमारा वेदांत दर्शन है उसमें बहुत सारे दर्शन हैं, फिलॉसफीज़ हैं, और उनमें से एक जो अद्वैत फिलॉसफी है, नॉन डुअलिज्म की, मैं उससे इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि कर्म का फल तो कर्ता को कर्म करने से पहले ही मिल चुका है। ये किस तरह की बात हुई? ये तो समझ से ही बाहर जा रही है बात। बड़ी हमने तो सुना था कि कर्म जो जैसा करेगा वो उसको वैसा मिलेगा, मतलब फ्यूचर की तरफ, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, मतलब फ्यूचर में कुछ होगा ऐसा जो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है तो बड़ी विचित्र सी बात है कि जो डूअर है, he or she already got the result
even before the time when he is actually doing the action. अच्छा उसको उसके कर्म का रिजल्ट जब वो कर्म कर रहा था उससे पहले ही मिल गया। कैसे मिल गया? जाहिर सी बात है कि भाई यार एक किलर है और वो अगर किसी को मार रहा है तो उसको रिजल्ट मिला कहाँ है अभी? लेकिन सामान्य जो जनता है, सामान्य मानव चेतना है, वो चीज़ों को जब वो माइन्यूट नहीं रहती हैं, जब बिगर फॉर्म में जब वो उनको दिखती हैं, तो सामान्य मानव चेतना उसी को रिजल्ट मानती है। अद्वैत फिलॉसफी ये कहती है कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब वो बुरा ख्याल आया, कुछ भी बुरा एक्शन हो सकता है उसको करने का, तो उसी समय आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप नीचे आ गए। अच्छा नीचे आ गए तभी वो आपने एक्शन किया। या इसे ये भी कह सकते हैं कि द मोमेंट यू थॉट ऑफ डूइंग सम रॉन्ग एक्शन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट मोमेंट यू ऑलरेडी गॉट रिजल्ट्स, बैड कर्मा रिजल्ट्स, even before attempting that concerned action. तो आपको तो रिजल्ट कर्म करने से पहले ही मिल गया। और वो रिजल्ट क्या था? जो व्यक्ति कर्म करने वाला है वो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंच गया, तो ये रिजल्ट उसे पहले मिला, उसके बाद उसने वो कर्म किया। अब सामान्य मानव चेतना है, उससे हो सकता है वो रिजल्ट बाहर जो बुरा रिजल्ट आने वाला है वो कुछ समय बाद दिखे। अच्छा लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पर ये चीज़ हो चुकी है। हो सकता है जो डूअर है उसे खुद ना पता हो कि मुझे रिजल्ट मिल चुका है। अच्छा वो रिजल्ट जो भविष्य में दिखने वाला बुरा रिजल्ट है उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक होता है। कि जो कॉन्शियसनेस आपकी जो नीचे आई है उससे अब आप हो सकता है कुछ और भी गलत एक्शंस लें, एक चेन रिएक्शन टाइप की बनती जाएगी। बिल्कुल। तो उसके भी आप रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सामान्य मानव चेतना चूंकि जब कुछ गलत या बुरा घटता देखती है उसके साथ जिसने वो गलत कर्म किया, तब उसे एहसास और ठंडक मिलती है कि अब उसे उसका फल मिला। बट उसे उसका फल तो पहले ही मिल चुका है। तो इसी अच्छा एक चीज़ मैं छोटी जानना चाहूँगा, जैसे भगवत गीता में बोला जाता है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फदेशु कदाचन, मतलब कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। तो फिर ये इस अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के साथ किस तरह से सामंजस्य रखता है? इसको सवाल का उत्तर मैं आपको थोड़ी देर आगे देता हूँ जी। उससे पहले हम जो भी चर्चा कर रहे थे उसी से मैं एक दूसरे पॉइंट पर आपको ले जाना चाहूँगा कि जो मानव जन्म है उसका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है। अच्छा ये मानव के जन्म का एक कारण है कि उसे यहाँ आके क्या करना है, उसे अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना है। और सोचिए आप वो लोग जिन्हें ऐसा कुछ पता नहीं है कि ऐसा कुछ करना है, वो तो अपनी सारी लाइफ ही बिना जाने बिताते ही जा रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमें बुरे जो कर्म हैं उनसे पहले रिजल्ट मिल चुके हैं, पहली चीज। और दूसरी ये कि हमें हायर लेवल की तरफ जाना था और हम लोअर लेवल पे आ गए, हमें पता भी नहीं है। तो वो तो उन्हें पता नहीं कितने रिजल्ट मिल चुके हैं जी। तो ये वाली जो बात कि रिजल्ट मिलेगा तो कुछ बुरा होगा दूसरे के साथ, वो तो पता नहीं बहुत बुरा हो चुका उसके साथ। और
अगर उसे ये चीज़ नहीं पता है तो ऑलरेडी बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ कि उसे जो ये बर्थ, द रीज़न फॉर वॉट द बर्थ इज गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग इज फॉर समथिंग which is not known by him, and he or she is already living the life without knowing the actual cause, the actual reason for which he or she has got birth. Then you can already predict or imagine the the meaningless life someone is wasting, जिसे पता ही नहीं है कि उसको कितना बड़ा नुकसान हो गया है और उसकी ज़िंदगी निकली ही जा रही है। तो उससे तो बहुत बड़ा कर्म का फल मिल चुका है। ऐसे ही एक कहावत या सेइंग है, फेमस पोएट खलील गिब्रान, he says, only when you drink from the river of silence shall you indeed sing. Only when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb. And when the earth shall claim your limbs, then shall you truly dance. यहाँ जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है, वो जो भी कहना चाह रहा है वो सिंपल जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उस पर एक जोरदार तमाचा है, टाइट स्लैप ऑन द मंडेन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वो ये कह रहा है कि इसको मैं हिंदी में बताता हूँ, ये समझना इतना आसान नहीं है। इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि केवल तभी जब आप पर्वत की चोटी पर पहुँच जाएं, तब आप पर्वत चढ़ना शुरू करें, या पर्वत चढ़ना शुरू करना चाहिए आपको जब आप पर्वत की चोटी पर पहुँच जाएं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि केवल जब आप नदी बहने का जो एक साउंड है उसमें अगर आप मौन देख लें तभी आप गाना शुरू करें। अगर आपने बहती हुई नदी की गूंज में उसका साइलेंस, उसका मौन ढूंढ लिया तो उस पॉइंट से आप गाना अपना शुरू करें। गाना मतलब एक मस्ती, मस्ती इसकी कि हमने नदी के बहती हुई गूंज में हमने मौन को खोज लिया, इसकी मस्ती। तो वहाँ से आप गाना शुरू करें। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऑक्सीमोरोन या एक पैराडॉक्स है कि पहले आप माउंटेन के टॉप पर पहुँचें, फिर क्लाइम करना शुरू करें। पहले आप नदी जो कल 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 करके बह रही है और इतना शोर हो रहा है उस नदी के बहने का, उसमें आप साइलेंस ढूंढ लें, फिर आप गाना शुरू करें। साइलेंस से कहाँ से गाना शुरू होगा? जब तक शोर शराबा और कल कल की आवाज़ ये नहीं होगी तो गाना तो हो ही नहीं सकता। सन्नाटे में आप कह रहे हो कि डांस करो, आप उसके शोर, जब साइलेंस देख लिया है तो जो आपको गाना है उसके लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो मौन है। तो उस मौन में कैसे गाना गाएगा कोई? गाने के लिए म्यूजिक चाहिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। सही बात है। कंप्लीट अगर सन्नाटा है उसमें आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से आपके स्वर निकल रहे हैं, उनका मतलब जन्म हो रहा है, वहाँ से आपका गाना निकल रहा है। तो इसमें उनका ये कहना है कि
जब हम सच्चाई को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इस तरह की विरोधाभासी बातें कहना पड़ती हैं। बट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ, जहाँ जो सत्य है, जो एकमात्र है, उसके अलावा सब मिथ्या है, तो उसकी दुनिया में टाइम और स्पेस वाली कोई लिमिट नहीं होती है। टाइम और स्पेस की लिमिट तो जो मिथ्या है वहाँ है। टाइम एंड स्पेस से मतलब ये है कि एक जो मोमेंट है वो पास हो रहा है, निकल रहा है, ये तो बाहर हो रहा है, जो मिथ्या है वहाँ हो रहा है ये। लेकिन जो दूसरा है, जो सत्य है, जो वाकई है, वहाँ टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। अब चूंकि हम तो सत्य वाली दुनिया में है नहीं, हम तो इसी दुनिया में है ना, तो हमें फिर ये टाइम एंड स्पेस कि बाहर की कोई बात कही जा रही है, जैसे अभी जो चल रही थी, वो हमारा माइंड नहीं समझ पाता इन नॉर्मल प्रैक्टिस, एक्सेप्ट जब आप बहुत हायर स्टेट में हो मेडिटेशन, और तब आपको शायद ये समझ में है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई आम सब्जी खरीदते हुए ये बातें करने लगे तो आदमी कहेगा ये तो पागल हो गया है कि किस तरह की बातें कर रहा है। तो ट्रुथ के वर्ल्ड में टाइम एंड स्पेस है, लेकिन वहाँ नहीं है टाइम एंड स्पेस, यहाँ है। तो हमें लगता है कि भाई टाइम एंड स्पेस से जोड़ेंगे कि भाई माउंटेन क्लाइंब पर पहुँचेंगे, टॉप पर पहुँचेंगे, फिर क्लाइंब करेंगे, क्योंकि हम टाइम और स्पेस से जोड़ के देख रहे हैं उसे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यू आर ऑलरेडी एट द टॉप, आप टॉप पर ही थे, वो आपने डिस्कवर नहीं किया। अब आप समझ रहे हैं एक्चुअल क्या है, कि आपकी जो परतें हैं जो आपने चढ़ा रखी हैं, उनको हटाया जब आपने, तब आपने ये पाया कि यू आर ऑलरेडी एट द माउंटेन टॉप, नाउ यू स्टार्ट टू क्लाइंब। तो जब ये डिस्कवरी हो रही है, वही है माउंटेन टॉप। अच्छा, जब आपने जान लिया अपनी जो परतें आपने चढ़ा रखी थी झूठी दुनिया में, आपको किसी ने डर लालच दे के आपसे परतें चढ़वा दी थी, तो जब वो परतें हटी तब आपने ये पाया कि यू आर ऑलरेडी एट द माउंटेन टॉप। आपको जो डर लालच करके जो मिलना था वो आपको पहले ही मिला हुआ है। मतलब आपके जन्म से ही वो सारी चीजें मिली हुई थी। अब आपने ये चीज पकड़ ली कि आपको तो मिली हुई हैं, आपको कुछ नहीं पाना है, बस वो परतें हटानी है। जब परतें हट जाएंगी तो यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी होम। जो भी आप इस मिथ्या में कुछ पाना चाह रहे हैं वो झूठ है। मिथ्या में जो आप पाओगे वो पहले ही मिला हुआ है। वो रियलाइजेशन, वो डिस्कवरी, वो है यू आर व्हेन यू रीच दी माउंटेन टॉप। या दूसरा वाला जो सेइंग थी कि व्हेन यू फाइंड साइलेंस इन रिवर्स फ्लो, तो जब आप यू आर ऑलरेडी देयर, मतलब नदियों की जो कलकल है उसका मौन तो है ही, वो आपको डिस्कवर करना है। वो जो साउंड है वो आप लोअर लेवल से अगर सुनेंगे तो वो शोर ही सुनाई देगा, लेकिन वो एक मौन है। जब आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक मौन है। वहाँ से जो विचार, स्वर और गाने उत्पन्न होंगे वो एक्चुअल आपके हार्ट के सेंटर से निकल रहे होंगे। हो सकता है ये अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन पिछला वाला जो था वो आपको डिस्कवर करना है कि आपको कोई, हो सकता है कोई शादी करना चाहता है, कोई कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो मिथ्या वाली दुनिया में वो दौड़ लगा रहा है बिना जाने कि वो मिथ्या है। अगर रियलाइज कर ले और फिर दौड़ लगाए तो फिर वो मजे में उसको सब मिल भी जाएगा। मिल जाएगा इसलिए कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो भी एक मिथ्या ही है। मिल भी जाएगा तो वो भी मिथ्या ही है। लेकिन चलो
एक ज़िंदगी में एक जो वेरिएशंस होने चाहिए, लाइफ थोड़ी क्या बहुत रोचक होनी चाहिए, तो उसके लिए ही सही मान लो आप कि एक जो दौड़ फिर लगेगी, वो फिर उसमें हार हो या जीत हो, आप तो जीते हुए हैं पहले से। इसीलिए कहा जाता है कि वो हार जीत तो वो आपको दिखाई जा रही है, दिख रही है, क्योंकि आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, तो आप तो पहले जीते हुए हो। अब आप दौड़ लगाओ, आपको जो भी करना है, जो भी अपने लक्ष्य कह लो आप, गोल एम वगैरह जो भी हैं, ये सब बच्चों की चीज़ें हैं ये। और कि गोल बनाया, एम बनाया है, इसमें वो भी शामिल हैं जो 5,000 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले, वो भी शामिल हैं। वो दौड़ लगा रहे हैं 5,000 को 50 बनाएंगे, फिर लाख ले जाएंगे, तो वो उसी तल पे हैं अभी, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्हें नहीं पता कि असली गेम कहाँ चल रहा है, किसी और झूठे गेम में खेल रहे हैं। ये ग्लोबल गेम चल रहा है, इसमें आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो झूठे गेम चल रहे हैं, उन्हें जब तक रियलाइज़ होगा कि ये गेम झूठा है जिसमें हम सेंचुरियाँ मार रहे हैं, गेम तो किसी और ग्राउंड पे चल रहा है, और उस ग्राउंड पे पहुंचने में ही कुछ अलग चाहिए वहाँ तक पहुंचने के लिए। सबके लिए नहीं है वो गेम, लेकिन वही असली गेम है। अच्छा, बाकी सारे गेम झूठे हैं। तो ये खलील गिबरान इन कोट्स से कहना चाह रहे थे। तो आगे हम कोई और कोट्स लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रखा जाए। तो देखा दर्शकों आपने कि श्री खरे जी ने कर्म, कर्ता, कंपैशन और खलील जिब्रान, इन सब के ऊपर कितने रोचक और मार्मिक विवरण दिए, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हमें महसूस हुए। तो इसी तरह के और अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। Thank you for watching our YouTube channel.